with us. And that of course is Mr. Pradeep Peshkar, very optimistic as usual for the BJP, and the BJP is smiling. BJP is smiling essentially because of the fact that Mr. Nitish Kumar has gone back to the BJP effectively. The official announcement has not come as yet. I think we expect it by tonight. So let's ask Bharat Singh Saab. Bharat Singh Saab, namaskar. जी नमस्कार, नामियार जी नमस्कार। जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय सिया राम, जय सिया राम जी। तो भरत सिंह जी, जो मैं चिल्ला रहा हूं इतनी देर से, मैं खुद बड़ा खुश हूं, वेरी फ्रैंकली, कि आखिर में कांग्रेस जबरन ना चाहते हुए भी कांग्रेस अकेली लड़ेगी। कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए। इंडिया अलायंस के साथ आपका कोई काम नहीं है सर, आप अकेले ही सक्षम हैं बीजेपी के साथ लोहा लेने में। तो नीतीश कुमार जी ने तो जयराम जी की कर दी, मुझको ऐसा लग रहा है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में सर, बताएं भरत सिंह जी। राजीव जी देखिए, हमने तो अंग्रेजों से लोहा लिया था जी, लिया है। तो ये पार्टियां क्या है जी बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि सर यही बात तो मैं कह रहा हूं। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि कोई साथी अगर हमसे जुड़ना चाहता है जी, तो हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमारे साथ मत आइए। हम जो है अपने दोनों बाहें खोल के बड़े दिल से उनका सभी का स्वागत कर रहे हैं कि आप, क्योंकि विचारधारा अगर हमसे मिलती हुई विचारधारा अगर किसी पार्टी की है तो हमारा उनका स्वागत है, आए हमारे साथ, हम मिलके लड़े जी। लेकिन अगर कोई नहीं आता है और कोई नहीं लड़ना चाहता तो न लड़े जी। भाई हमने तो कहा पहले ही कि हम तो अंग्रेजों से लड़के और आज यहां तक आए हैं और 70 साल इस देश पे राज किए हैं भाजपा के कहने के हिसाब से, और ऐसे 55-56 साल हमने राज किया है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने तो जो अगर 50 के ऊपर 50 सालों तक अगर देश चलाया हो तो उसका अनुभव कितना बड़ा होगा, और कितने ऐसे झटके और कितने ऐसे हिचकोले जो है आते रहते हैं, और कांग्रेस पार्टी उसको जो है उस हिचकोलों से नैया अपनी पार लगाती है, क्योंकि हमारे पास खेवैया एक से एक है। तो जब हमारे पास खेवैया है तो हमारी नैया पार लग जाएगी। और खेवैया कौन है? इस देश की जनता, और इस देश की जनता ये जानती है कि कौन अच्छा है और कौन खराब। भरत सिंह जी, ये सब जागीरदार बने हैं, ये सब आप ही के वोट है, चाहे वो वाईएसआर हो, चाहे वो केसीआर हो, यहां पर शरद पवार गुट हो, ये सब कांग्रेस से फूट कर अपने अपने जागीर बना के जागीरदार बने हैं। अभी जो चैलेंज है आपके सामने 53 से 250 प्लस 2-3 महीने में आपको हासिल करना है, मेहनत करना। राहुल गांधी जी का जोड़ो यात्रा ढंग से चल रहा है, तो कैसे जोड़ो यात्रा, जो न्याय आपने बोला कि युवा न्याय, भागीदारी न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, क्या आपको ऐसे दिख रहा है कि ये सब हासिल होते दिख रहा है भरत सिंह जी? 2014 के पहले कभी किसी ने सोचा था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे? क्या कभी ये किसी ने सोचा था कि 2 सीटों वाली पार्टी या 300 सीट लेके आएगी? तो उतार चढ़ाव नामबियार जी हर पार्टी और हर व्यक्ति के जिंदगी में आता है, तो इससे घबराया नहीं जाता है, उससे लड़ा जाता है। और वो लड़ाकू कोई नेता है तो वो राहुल गांधी जी है। पहले 4,500 किलोमीटर पद यात्रा किया भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से 6,500 किलोमीटर पद यात्रा कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? अगर जो कहती है भाजपा चम्मच लेके पैदा हुए हैं, उनको क्या जरूरत है, वो तो महाराजा है, राजा है। लेकिन अगर वो राजा होते तो इस तरह से जो है पद यात्रा नहीं करते, जनता के बीच में नहीं जाते, जनता के सुख दुख को नहीं सुनते। कह दीजिए ना कि भाजपा का कोई नेता जो है वो 10 किलोमीटर पद यात्रा करके दिखाए। हमारे नेता आज जो है निकले हैं पद यात्रा करते हुए, तो देखिए क्या हुजूम है। और भाजपा के नेता, भाजपा के मुख्यमंत्री, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इतना घबराया हुआ है कि उनको रोकने के लिए हर कोशिश कर रहा है। बीच में जो है बैरिकेडिंग लगा दी जा रही है, बाड़े लगा दिए जा रहे हैं कि नहीं आप जा नहीं सकते हैं। हद तो तब हो जाती है कि जब आप जो है मंदिर में दर्शन करने भी नहीं जाने देंगे। इस देश में अब ये भी हो गया है कि आप दर्शन नहीं कर सकते हो। तो ये सारे हथगंडे भाजपा अपनी बौखलाहट में, हार के डर से ये उठा रही है। देखिए, आज नहीं तो कल देश की जनता उस चीज को समझेगी और समझती है।
बशर्ते सिर्फ मैं फिर कहूंगा, एक बार आपके चैनल पे भी कह चुका हूं कि देश के चौथे स्तंभ के बगैर हम सब अधूरे हैं। राजीव जी, मुझे ऐसा इसके लग रहा है पहले भरत सिंह जी, जो सोशल मीडिया है, भले ही कुछ भी कहा जाए, कुछ भी किया जाए, अब देखिए जैसे जो फुटेज चल रही है इस वक्त स्क्रीन के ऊपर, वो राहुल गांधी जी की है। असम में जो मंदिर के अंदर जाने नहीं दिया गया, वो बाहर बैठे, बाहर भजन गाए लोगों ने। मतलब ये यू कांट रिक्रिएट दिस काइंड ऑफ थिंग्स, कैन नॉट बी प्लान्ड, इट्स ऑल स्पॉन्टेनियस। और मुझे तो बड़ी खुशी है, वेरी फ्रैंकली, अगर आप अकेले लड़ें, 540 सीट आप अकेले लड़ें, मुझे ऐसा लगता है कि आपका वोट शेयर भी बढ़ेगा, आपकी सीट्स भी बढ़ेंगी, आपका सब कुछ बढ़ेगा, मुझको ऐसा लग रहा है। भरत सिंह जी, आप बताएं। नहीं, बहुत जगह ऐसा है कि बहुत राज्यों में ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी खुद अकेले लड़ रही है जी। लेकिन मैं फिर कहा कि अगर हमारे विचारों से समविचारिक अगर पार्टियां हमारे साथ आती है, ये पहले से भी होता रहा है, हम उनको साथ में लेके लड़ेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है, ठीक है, आज अगर पलटू राम जो पलटी मार रहे हैं, अगर उनके पलटी मारने से अगर इंडिया गठबंधन को या बाकी लोगों को ये लगता है कि नहीं पूरी तरह से बिखर गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से बिखरा हुआ है। हाँ ठीक है, उन्होंने बहुत मेहनत की थी बनाने में इंडिया गठबंधन को, और आज वो पलटी मारे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि सिर्फ पलटू राम जो है वो नीतीश कुमार नहीं है, पलटू राम भाजपा भी है। याद करिए कि भाजपा ने, अमित शाह ने एक रैली में क्या कहा था कि नीतीश कुमार के लिए, हमारे लिए सारे दरवाजे हमने बंद कर दिया जी, कहा था। और नीतीश कुमार ने यह कहा था कि मर जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा जी। तो दोनों पलटू राम है, एक अल्टू राम है, एक पलटू राम है। तो भाजपा को भी आप कम मत समझिए। जो भाजपा के वहां के सम्राट चौधरी, जो उनके अध्यक्ष है भाजपा के, वो तो पगड़ी पहनते, आपने शायद देखा होगा, और उन्होंने कसम खाई थी कि पगड़ी तभी उतरेगी जिस दिन मैं नीतीश कुमार को पूरा खत्म कर दूंगा, गद्दी से उतार दूंगा, मुख्यमंत्री से हटा दूंगा। अब वही सम्राट चौधरी और उनकी पार्टी जो है कह रही है कि आइए और मुख्यमंत्री बनिए, हमारे साथ आइए। तो भाजपा की एक घबराहट दिखा रही है, भाजपा की एक घबराहट दिखा रही है कि नीतीश कुमार को लेना हमारे लिए जरूरी है। तो ये भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा इस पूरे देश की जनता देख रही है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, अभी आपके साथ भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए थे, महोदय बैठे थे, वो कह रहे थे कि प्राण प्रतिष्ठा में जो है राहुल जी को पत्र मिला था, वो गए नहीं। मैं महाराष्ट्र में बैठा हूं और आप भी बैठे। पत्र तो जो है देवेंद्र फडणवीस को भी मिला था, पत्र तो एकनाथ शिंदे जी को भी मिला था, पत्र तो अजित पवार जी को भी मिला था, इनविटेशन मिला हुआ था। क्यों ये लोग नहीं गए भाई? क्यों देश का चौथा स्तंभ ये नहीं पूछता है कि आखिर एकनाथ शिंदे जी क्यों नहीं गए, जो कट्टर अपने आप को हिंदुत्व की पार्टी कहते हैं? जिस मंदिर को बनाने में सबसे ज्यादा योगदान किसी का था तो वो शिवसेना का था। आखिर उस शिवसेना का नेता और यहाँ का मुख्यमंत्री क्यों नहीं गया? क्यों वो कट्टर ब्राह्मण जो है उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी क्यों नहीं गए? क्यों नहीं अजित पवार जी जो है मराठाओं के नेता है और वो क्यों नहीं गए? क्या ये देश का मीडिया एक दिन भी चलाया क्या? लेकिन राहुल जी नहीं गए, सोनिया जी ने विरोध किया। अरे भाई, हमने कभी विरोध किया ही नहीं। राम मंदिर बना है, ये हमको सभी हिंदुओं को बड़ी बड़ी खुशी है, मगर उसके आड़ में अगर किसी का नाम खराब करना हो, किसी राजनीति करना हो, तो ये भाजपा और देश का चौथा स्तंभ। मुझे फिर कह रहा हूं कि भाई इस तरह से मत करिए। देश के चौथे स्तंभ का बहुत महत्व है, और आज तक मैं समझता हूं राजीव जी, देश का चौथा स्तंभ जो है वो हमेशा विपक्ष के साथ खड़ा हुआ था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि देश का चौथा स्तंभ आज वो सत्ता पक्ष के साथ खड़ा है। तो विपक्ष क्या करेगा बताइए? देश की जनता क्या करेगी? सवाल ये उठता है। इसलिए मैं बोलता आपके हूं, पास सर पहले क्या होता था, आपको जरूरत थी चौथे स्तंभ की। वैसे भी कभी भी वो चौथा स्तंभ था नहीं। इस विषय के बारे में कभी और बात करेंगे। लेकिन आज की तारीख में सर आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास डिजिटल स्पेस है, जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। नहीं कर सकते सेंसरशिप, वहां पे नहीं ब्लॉक कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। जो दिखना है, दिखाना है, अपने आप आ ही जाता है। सच को नहीं छुपा सकते साहब। अगर आप छुपाने की कोशिश करेंगे फिर भी बाहर आएगा। तो इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया जो भी करे, कॉर्पोरेट मीडिया जो भी करे, डज नॉट मेक ए डिफरेंस। एट द एंड ऑफ द डे इफ पीपल, फर्क पड़ता है सर, फर्क पड़ता है। नहीं पड़ता सर।
अगर लोग जो हैं राहुल गांधी जी के संदेश से सहमत हैं, उनकी आंखें खुलेंगी, आपके साथ मैं आपको उदाहरण देता हूं। फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। आप नॉर्थ में चले जाइए, आप नॉर्थ में चले जाइए राजीव भाई, सुबह शाम जो है बुजुर्ग टीवी देखते हैं, न्यूज चैनल देखते हैं, और देश का चौथा स्तंभ क्या दिखाता है? हर चैनल पे सिर्फ मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी, मतलब वो हनुमान चालीसा होता था, अब जो है देश में जो है मोदी चालीसा पढ़ा जाने लगा है। और कौन पढ़ रहा है? देश का चौथा स्तंभ। ये मैं यही कह रहा हूं ना कि जब शिंदे जी नहीं गए, अजित पवार जी नहीं गए और देवेंद्र फडणवीस नहीं गए, क्या एक दिन भी, मैं तो छोड़ दीजिए, मैं मराठी चैनल और यहाँ के जो लोकल चैनल हैं, क्या एक दिन ये आवाज उठाए और ये डिबेट करवा दिए और ये चलाए क्या कि भैया उस प्राण प्रतिष्ठा में इनविटेशन मिलने के बाद में भी नहीं जा रहे हैं? और जबकि इसीलिए कह रहा हूं कि हमारे नेताओं ने ये कहा था कि हम 22 को नहीं जा रहे हैं, उसके पहले कभी, उसके बाद जा सकते हैं, उसके पहले भी जा सकते हैं, हम जाएंगे, जरूर जाएंगे। लेकिन आप जो है उसको कट करके सिर्फ ये कहेंगे कि नहीं जो है 22 तारीख को नहीं आ रहे, 22 तारीख को नहीं आ रहे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो है वो चौथे स्तंभ का बहुत गहरा संबंध है विपक्ष के साथ, और वो चौथा स्तंभ को खड़ा होना चाहिए। नहीं होगा सर, नहीं होगा खड़ा आपके साथ। ये देश की जनता एक न एक दिन ऐसा आएगा, देश की जनता इसी चौथे स्तंभ से सवाल करेगा, और सवाल करेगा भरे बाजार में और बीच सड़क पे, और ये पूछेगा जब आप माइक लेके जब वहां पे जाएंगे, तब उसके बाद में एक दो विजुअल आपने देखा होगा, एक बड़े चैनल के एक एंकर महोदया को भगा दिया गया था, शायद आपको पता होगा, बहुत पता होगा ना, वो ये इसी देश की जनता शायद बिहार में हुआ था और भगा दिया गया था। तो ये एक ऐसा दिन आएगा कि अगर यही स्थिति रही तो हर व्यक्ति को, हर एंकर को इसी तरह से भगाया जाएगा। यूपी में भी हुआ जी। भरत सिंह जी, जो बार बार है कि इनविटेशन सोनिया जी के पास, सोनिया गांधी जी को मिला था, खड़गे साहब को मिला था, अधीर रंजन चौधरी जी को मिला था, तो अलग अलग, राहुल गांधी जी, तो यह है कि वहां आपने डिक्लाइन किया राम मंदिर। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा कि जो आपने डिक्लाइन किया है पूरे देश कभी माफ नहीं करेंगे कांग्रेस के लीडर्स को। और जैसे आपने बीजेपी के स्पोक्सपर्सन को सुने कि जहां जिस मंदिर में जाना चाहिए राहुल गांधी जाते नहीं है, और जहां आसाम में नहीं जाना था वहां जाकर कुछ ना कुछ करते रहते। तो कैसे कैसे क्या ये एक, मैं यही कह रहा हूं, अब आगे आप एकदम सही पकड़े हैं। अब ये भाजपा तय करेगी कि हमारे 33 करोड़ जो देवी देवताओं में हमें किसे पूजा करना और किसे नहीं करना है। हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में अपना सबका आस्था होता है, हर देवताओं में हो सकता है। मेरी आस्था बजरंगबली में हो सकती है, राजू भाई की राम भगवान में हो सकती है, किसी की लक्ष्मी माता में हो सकती है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो है आप इस मंदिर में राहुल जी जा रहे हैं तो उस मंदिर में क्यों नहीं जा रहे हैं। मेरी आस्था इस भगवान में, मैं उस भगवान को मानता हूं। लेकिन भाजपा ये कह रही है देशवासियों से कि जो मैं कहूंगा, जिस भगवान को कहूंगा उसको ही आपको मानना है। इसीलिए हमने कहा कि भाई हम जो है उस दिन नहीं आ रहे, 22 तारीख को इसलिए नहीं आ रहे कि राम मंदिर बनना, इसलिए नहीं, भगवान उसमें उनका प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है, इसमें नहीं। मैं एक सनातनी हिंदू हूं राजीव जी, और मैं सनातनी हिंदू के नाते मैं ये समझता हूं कि चारों मठ के जो शंकराचार्य हैं, जिनको हम भगवान स्वरूप मानते हैं, अगर देश के चारों शंकराचार्यों ने विरोध किया, ये कहा कि भाई जब तक मंदिर पूर्ण नहीं होती है तब तक वो सही नहीं है उसका प्राण प्रतिष्ठा करना, ये जो है धर्म के खिलाफ है। ये जो है एक तरह से कहा जाए तो हमारे हिंदू समाज में वो ठीक नहीं होता है। जैसे कहते हैं ना कि भाई पूजा इस दिन करना चाहिए, इस समय करना चाहिए, तारीख समय सब बताया जाता है। उसी तरह से जब शंकराचार्यों ने ये कहा ये ठीक नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी को, हमें सभी को लगा कि जब देश के चारों शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, इससे पाप लगता है, इससे जो है अनर्थ होता है, तो हमें लगता है कि इस बात को हम भी समझे। और शंकराचार्यों ने ये भी कहा कि जब मंदिर पूर्ण हो जाएगी उसके बाद हम भी आएंगे। और मैं कहता हूं कि शंकराचार्य जब चलेंगे, शंकराचार्य जब जाएंगे, तो पूरी कांग्रेस पार्टी, राहुल जी हो, सोनिया जी हो, खड़गे जी हो, प्रियंका जी हो, भरत सिंह हो, चाहे जितने भी नेता हो, हम सभी जो है वो राम भक्त हैं और हम सब जाएंगे। मगर भाजपा ये कहेगी कि 22 को ही आना है, 21 को आना है, 19 को आना है, तो
तो हम उनके कहने के हिसाब से तो नहीं चल सकते हैं। 15 तारीख को देखिए हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय और वहां के जो प्रभारी पांडे जी, अविनाश पांडे जी, वो 15 तारीख को दर्शन करके आए। लेकिन पुनर्निर्माण के बाद जिस प्रकार से चल रहा है वो हम लोग सुपरस्टिशन नहीं है, बट ममता जी साथ में छोड़ गए, आपके नीतीश कुमार छोड़ रहे साथ में, केजरीवाल जी कुछ अनप शनप बोल रहे कांग्रेस इंडिया अलायंस के बारे में, और सबसे मेन यहां पर ट्रिपल इंजन बोल रहे कि देखो जो असंभव था 27 साल से हमने संभव कर दिया। मराठा रिजर्वेशन भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आज जरांगे पाटिल भी खुशी खुशी पूरे लोगों को लेके वापस जा रहे हैं, और एकनाथ शिंदे जी, देव फडणवीस जी, अजित पवार जी एकदम खुश है। देखो 27 साल जो कांग्रेस नहीं कर पाए हमने कर दिया। तो 27 साल कांग्रेस ने नहीं किया, इसके पहले क्या देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री नहीं थे? सरकार, देखिए कोर्ट अभी जो फैसला हुआ है मैं उसका स्वागत करता हूं, आरक्षण मिलना चाहिए था, उसे सरकार ने दिया है, अभी तो कोर्ट में बाकी है, उसका फैसला आ जाएगा। फैसला है क्या सर? उसका वो ऑर्डिनेंस की कॉपी तो अभी मिली नहीं सर, वो अध्यादेश की कॉपी वो अभी अध्यादेश की कॉपी नहीं मिला है। जरांगे पाटिल जी को कहा गया है, तो जरांगे पाटिल जी ने अपना जो है अनशन तोड़ दिया है। अनशन जी, अनशन उन्होंने अपना खत्म कर दिया इसके ऊपर, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी ऑर्डिनेंस आएगा वो कानूनन ठीक ठाक होगा, मैं उम्मीद करता हूं। भरत सिंह जी जी अब बोले, आवाज आ रही थी बीच में, क्या पूछ रहे हैं आप? मैंने आपसे ये पूछा कि क्या मुझे ये उम्मीद है कि जो आवाज आ रही है दूसरी आवाज आ रही है। Can somebody please check the audio if you don't mind? Mr. Bharat Singh can hear 2-3 voices at the same time. सर अभी ठीक है? अभी आवाज ठीक है? जी हाँ जी कुछ जी, मेरा ये कहना है कि जो अध्यादेश जारी किया गया है, नंबर 1 उसकी लीगल वैलिडिटी क्या होगी वो तो कोर्ट तय करेगा। दूसरा, ये ऑर्डिनेंस को आपको एक्ट में बदलना पड़ेगा। दिस जस्ट एन ऑर्डिनेंस, ये अध्यादेश असेंबली के सामने जाएगा, फिर एक्ट बनेगा। लेकिन अभी तो शायद आचार संहिता लगने वाली है, तो इसका एक्ट कब आएगा? मतलब जरा थोड़ा सा डिफिकल्टी है यहाँ पे। देखिए डिफिकल्टी है, लेकिन मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि अगर मराठाओं ने आरक्षण की मांग की थी, अगर उसको मुख्यमंत्री ने माना है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मानना भी चाहिए। और मराठाओं को आरक्षण मिला, कांग्रेस पार्टी कोई विरोध इसका नहीं कर रही, कांग्रेस पार्टी समर्थन में है, और हम भी कह रहे थे कि उनको भी मिलना चाहिए, एक चीज। और दूसरी चीज, रही बात कानूनी प्रक्रिया की, वो तो सरकार का काम है, सरकार उसको किस तरह से टिकाती है, सरकार किस तरह से बचाती है। आचार संहिता लग जाएगा, 4 महीना तो उसी में चला जाएगा, 5-6 महीना, फिर दूसरा लोग विधानसभा का चुनाव आ जाएगा, फिर विधानसभा के चुनाव में जो है आचार संहिता लग जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक लंबा खेल है, और इस खेल को समझने के लिए जरांगे पाटिल जी को जो है आने वाले समय में ये पता चलेगा। लेकिन हम जो है मराठाओं के साथ हैं, इसमें कोई दो राय और दो मत नहीं है। भुजबल साहब का रोल समझ में नहीं आ रहा है भरत सिंह जी। भुजबल साहब गवर्नमेंट सरकार में भी है, मंत्री है। भुजबल साहब बोल रहे हैं कि ये ओबीसी पे अन्याय है या मराठाओं का फसवनुक है। भुजबल साहब का कहना है ओबीसी पे अन्याय है या मराठाओं का फसवनुक है। भुजबल साहब आगे जाके कह रहे हैं वो केसेस, सब केसेस विड्रॉ करेंगे। भुजबल साहब का पूछना था कि ये सब केसेस जो घर जलाने वाले केसेस है, जो डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी वाले केसेस है, पुलिस पर अटैक वाले केसेस है, ये विड्रॉ कैसे होगा? तो वो पूछ रहे थे। वो जो एडवोकेट है सदावर्ते कह रहे हैं कि ये जीआर नहीं है, नोटिस ऑफ नोटिफिकेशन है। इसमें लोगों से सजेशंस मांगे कि करना नहीं करना, लोग अपने ऑब्जेक्शंस और सपोर्ट जो भी है वो। तो ये क्या है भरत सिंह जी, ये क्या है? थोड़ा कंफ्यूजन सा है, क्या आप समझ पाए कुछ? देखिए पूरी सरकार ही कंफ्यूज है, पूरी सरकार कंफ्यूज है, उनके मंत्री कंफ्यूज है। अब भुजबल जी उसी सरकार में मंत्री हैं, वो अपना अलग राग अलाप रहे हैं, तो पूरी सरकार कंफ्यूजन है। और वो कंफ्यूजन नहीं, पूरा महाराष्ट्र इस समय कंफ्यूजन है। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि शिंदे जी की शिवसेना एक है कि उद्धव जी की शिवसेना है, अजित पवार जी की जो है वो राष्ट्रवादी है कि शरद पवार जी की राष्ट्रवादी है। तो पूरी सरकार इस समय कंफ्यूजन में चल रही है कि हम किसके साथ है, कौन किसके साथ में नहीं है।
अब पता नहीं जो है कल जो है छगन भुजबल जी नीतीश कुमार के जैसा पलटी मार दें, कहीं और 10-15 विधायकों को 20 विधायकों को लेके चले जाए, ये भी तो संभव हो सकता है ना। तो बहुत कुछ खेला तो सिर्फ जो है वो बिहार में नहीं होने वाला है, खेला तो महाराष्ट्र में भी हो रहा है और महाराष्ट्र में भी होने वाला है। जैसे जैसे चुनाव आएगा, सीट बंटवारा होगा, खेला यहां भी होगा। भरत सिंह जी, राहुल गांधी जी ने कहा, इज देयर अ थ्रेट फ्रॉम भरत सिंह जी के, मतलब प्लानिंग हो गई है क्या सर? मतलब खेले की महाराष्ट्र में? नहीं, खेला तो होगा, देखिए खेला तो होगा महाराष्ट्र में, सीट तो बंट जाने दीजिए, सीट बंटवारा होने दीजिए एनडीए की। तो सीट जब बंटेगा तो खेला 50 भी इस तरफ होगा। आएंगे और 30 उस तरफ जाएंगे, जी। ऐसा होगा कि सिर्फ 50 इस तरफ आएंगे? भरत सिंह जी, मैं इतना ही खुलासा कर सकता हूं, इतना ही बता सकता हूं कि महाराष्ट्र में भी खेला होगा। भाजपा जो अभी तक खेलती आई है, अब उसे कांग्रेस भी खेलेगी। क्या बात! राहुल गांधी जी इस यात्रा में ये भी कहा, राम मंदिर का पुनर्निर्माण के वक्त उन्होंने कहा, उसके से एक दिन बाद कहा कि बीजेपी और आरएसएस दोनों मिलकर इस फाउंडेशन ऑफ द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के जो पिलर्स है उस पर अटैक कर रहे हैं। बोले कि सर्वधर्म संभव, ये एक कांग्रेस का ही नहीं पूरे देश का एजेंडा है, संविधान का एजेंडा है। और उस चीज को जो कि सब रिलीजन एक साथ अच्छे से रहे, हार्मोनियसली रहे, उस फाउंडेशन को बीजेपी और आरएसएस अटैक कर रहा है। तो आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हो राहुल गांधी जी का? क्या लोकतंत्र के पिलर्स को बीजेपी आरएसएस अटैक कर रहा है? भरत सिंह जी, देखिए अटैक तो कर रहा है, अगर अटैक नहीं करता तो राहुल जी को असम में इतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता, उनको मंदिर जाने से नहीं रोका जाता, उनको जो है बैरियर लगा के रोका नहीं जाता। तो ये दिखाता है ना, ये दिखाता है कि संविधान को माना नहीं जा रहा है। यहाँ पे एक कहावत सार्थक होती है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं हम तो केस दर्ज करेंगे, खुले तौर पे कहते हैं हम केस दर्ज करेंगे। जिस रास्ते से उनकी पार्टी या बजरंग दल के लोग जो है रैली करेंगे वो ठीक है, तब केस दर्ज नहीं होगा। मगर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी अगर उस रास्ते से रैली करेंगे तो उनके ऊपर केस दर्ज होगा। तो ये संविधान का ढांचा यही होता है क्या? यही संविधान का ढांचा है। मगर आप जिस प्रकार से अपना राम, महात्मा गांधी का राम, जैसे राम मंदिर पुनर्निर्माण के बाद मोदी जी जिस प्रकार के कहा कि ये आज का दिन हजारों वर्ष तक याद रखेंगे, इस प्रकार से ऊर्जा भी है, काम भी है और लोग याद रखेंगे हजार। तो सिद्धरामैया साहब कहा कि हमारा राम महात्मा गांधी के राम है, हमारा राम महात्मा गांधी के राम है। आप जो रघुपति राघव राजा राम, उस प्रकार से वीरप्पन मोइली कहते हैं कि ये मुझे डाउट है कि 11 दिन का तपस्या मोदी साहब रखे होंगे, बिकॉज वो इतना ऊर्जा लेके कैसे प्राण प्रतिष्ठान कर रहे हैं। तो ये अपना राम, मेरा राम, महात्मा गांधी का राम, ये राम क्या है भरत सिंह जी? कांग्रेस का राम सर्वव्यापी राम, सर्वव्यापी है, कण कण में राम है, हर व्यक्ति के अंदर राम है। ये जितने लोग बयान दे रहे हैं सबके अंदर राम है, इसीलिए सब लोग इस तरह से बयान दे रहे हैं कि राम राम राम। तो सबके मन से जो राम निकल रहा है, मुंह से राम निकल रहा है, मुझे लगता है कि सभी लोग राम को मानते हैं। और मुझे लगता है कि देश के सभी हिंदू, जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं, उनके दिल में, आत्मा में, मन में, दिमाग में राम है और वो रहेंगे। अब रही बात राजनीति करने की, तो राजनीति इस पे भाजपा कर रही है, ये पूरे देश को समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं कि हमारे यहाँ पे 4 धर्मगुरु, जो धर्मगुरु मतलब जो कहा जाता है ना कि आचार्य हैं, वो चारों आचार्य मठों के शंकराचार्य अगर ये कह चुके हैं कि ये ठीक नहीं है, ये धर्म के खिलाफ है, जब तक मंदिर पूर्ण नहीं होता है तब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। तो ये हिंदू समाज में हिंदुओं को ये पता है कि ये सिर्फ राजनीति हो रही है। और रही बात है ना कि आपने कहा कि किस तरह से भाजपा इसको कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं कि ये हजारों वर्ष तक लिखा जाएगा, ये रहेगा। तो ये हजारों वर्ष तक ये भी लिखा जाएगा कि इस देश के 4 शंकराचार्यों ने इसका विरोध किया है। देश में ये भी लिखा जाएगा कि जो है पूरी तरह से मंदिर अपूर्ण थी और उसके बाद में भी इसका जो है
प्राण प्रतिष्ठा किया गया। ये भी लिखा जाएगा कि जो है राजनीति के लिए वीवीआईपी लोगों को बुलाया गया, मगर आम जनता को जिस तरह से ट्रीट करना चाहिए वो नहीं किया जा रहा है। ये भी लिखा जाएगा कि अपने स्वार्थ के लिए जो है नरेंद्र मोदी जी, नाम तो लिखेंगे, अगर बोले इतना कह रहे तो अपना तो नाम लिखवाएंगे, तो ये भी लिखा जाएगा कि जो है तानाशाह ने पूरी तानाशाही से और जो है ये मंदिर को, अपूर्ण मंदिर को जो है पूर्ण बताकर इसका शिलान्यास जो है प्राण प्रतिष्ठा करवाया। ये भी सब लिखा जाएगा, ये सब पढ़ेंगे लोग, ये सब देखेंगे लोग। भरत सिंह जी, आई होप जी, राहुल गांधी जी न्याय यात्रा हैज द इम्पैक्ट दैट इट डिजर्व्स। आई होप जो आप कोशिश कर रहे हैं उसमें आप सक्षम हो, उसमें आप सफल हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की आंखें खोलने की कोशिश कर रहे हैं, और जो आप कह रहे हैं आप इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं या इंसाफ के प्रति लोगों की आंखें खोलने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप सफल हो। थैंक यू सो मच सर। जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। Right. So the Congress, the basic takeaway from what Mr. Bharat Singh said was, even the Congress can play games. You watch what happens in Maharashtra. That's what he says. अभी तो खेला बहुत होगा। I think, but the posturing of Nana Patole after this yesterday's meeting where the MVA had an alliance, his was totally, his totally Sanjay Raut speaking, Nana Patole at the back, just standing still as that you wait, see what's going to happen. I mean, so here also. अब क्या खेला होने वाला है मालूम नहीं है। हम डिसाइड करेंगे अब क्या करना है। जी दुरुस्त बात है।